हेलो आई राम राम डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आज अपन इस वीडियो में ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के लिए। इस वीडियो में यूनिट 1 पर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। बाद में यूनिट 2, 3, 4 को कवर करेंगे। बाद में 20-20 मार्क्स वाले क्वेश्चन हर यूनिट पर 10 क्वेश्चन करवा दूंगा, तो अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। बस इतना ही है कि आप जितना प्यार देंगे उतनी जल्दी क्लास आएंगी, उतना ज़्यादा कंटेंट मिलेगा आपको। बिना समय गवाए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते थे ना। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, आर्थिक भूगोल को परिभाषित करें और इसके अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आर्थिक भूगोल मानव की आर्थिक गतिविधियों और उनके वितरण पैटर्न का अध्ययन कराता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि मनुष्य अपनी आजीविका कमाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौन सी गतिविधियां करता है और इन गतिविधियों को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक क्या हैं। इसका लक्ष्य आर्थिक गतिविधियों के स्थानिक संगठन और विकास को समझना है। यानी आर्थिक भूगोल में कैसे अपन आजीविका अर्थ यानी धन कमा सकते हैं, भौतिक रूप से कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, भौगोलिक रूप से कौन कौन से घटकों पर निर्भर करती हैं, ये आर्थिक भूगोल में अपन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, आर्थिक भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे कि अर्थशास्त्र से क्या संबंध है। तो आर्थिक भूगोल और अर्थशास्त्र दोनों ही आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कराते हैं, लेकिन अलग अलग दृष्टिकोण है। अर्थशास्त्र मुख्य रूप से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग के सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि अपना आर्थिक भूगोल है वह इन आर्थिक घटनाओं के भौगोलिक संदर्भ और स्थानिक पैटर्न पर जोर देता है। यानी कि भौगोलिक घटनाओं, भौगोलिक कारकों और स्थानिक पैटर्न पर जो जोर देता है वो आर्थिक भूगोल है, और जो वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, उपभोग पर है वो अर्थशास्त्र है। यह बताता है कि आर्थिक गतिविधियां कहाँ और क्यों होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपना, आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में क्यों वर्गीकृत किया गया है। तो यह वर्गीकरण आर्थिक संरचना को समझाने के लिए महत्वपूर्ण है। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है, जैसे कृषि, आपको भी पता है प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है। द्वितीयक क्षेत्र में कच्चे माल को तैयार उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कि विनिर्माण उद्योगों में। तृतीय क्षेत्र में सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कि परिवहन, व्यापार। यह वर्गीकरण किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर को दर्शाने में मदद करता है। फर्स्ट में आपने देख लिया कि कृषि है, सेकंड में विनिर्माण है, थर्ड में सेवाएं हैं, ताकि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था को पता लगा सके किसी देश की, इसलिए वर्गीकरण किया गया है इनका। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, आर्थिक गतिविधियों के दृष्टिकोण से आपका क्या तात्पर्य है। तो आर्थिक गतिविधियों के दृष्टिकोण से तात्पर्य उन सैद्धांतिक ढांचों से है जिनका उपयोग आर्थिक भूगोल में किया जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख दृष्टिकोण है, क्षेत्रीय विकास, स्थानिक स्थान और वितरण, व्यवहारिक निर्णय लेने की प्रक्रिया और पारिस्थितिक मानव पर्यावरण संबंध। ये दृष्टिकोण आर्थिक घटनाओं को समझाने के लिए और समझने के लिए अलग अलग लेंस प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे अपना, आर्थिक भूगोल का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। तो आर्थिक भूगोल का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि आर्थिक गतिविधियां पृथ्वी की सतह पर असमान रूप से क्यों वितरित है, यानी कि अलग अलग तरीके से, कहीं ज़्यादा कहीं कम है। ये इसका कारण क्या है। यह क्षेत्रीय विकास नीतियों को बनाने, यानी क्षेत्र विशेष में कौन कौन सी नीतियाँ बनाकर अपन संतुलन स्थापित कर सकते हैं, नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। संसाधनों की कुशल प्रबंधन और वैश्विक व्यापार पैटर्न को समझने में सहायक है। यह स्थानीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर आर्थिक असमानताओं को उजागर करते हैं। क्षेत्र विशेष में पता लगा सकते हैं कि भाई क्या कमी है, संसाधन को कैसे बांटें,
क्वेश्चन नंबर 6 अपना आर्थिक भूगोल के प्रमुख घटकों का उल्लेख करें। तो आर्थिक भूगोल के प्रमुख घटकों में कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन बल भूगोल, व्यापार भूगोल और संसाधन भूगोल शामिल हैं। प्रत्येक घटक आर्थिक गतिविधियों के एक विशिष्ट पहलू का अध्ययन कराता है। उदाहरण के लिए औद्योगिक भूगोल उद्योगों के वितरण और स्थानिक पैटर्न का विश्लेषण करता है, जबकि परिवहन भूगोल परिवहन नेटवर्क और उनके प्रभाव का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना आर्थिक भूगोल का क्षेत्र क्या है। तो आर्थिक भूगोल का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन, कृषि और औद्योगिक उत्पादन के स्थानिक पैटर्न, परिवहन और संचार नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और क्षेत्रीय आर्थिक विकास शामिल है। यह स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक आर्थिक गतिविधियों के वितरण, संगठन और विकास का विश्लेषण करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना आर्थिक भूगोल के विकास में किन प्रमुख विद्वानों का योगदान रहा है। यानी आर्थिक भूगोल को प्रकाश में लाने का श्रेय किन विद्वानों को रहा है। तो आर्थिक भूगोल के विकास में कई विद्वानों का योगदान रहा है, जिनमें वॉन थुनेन कृषि स्थान के सिद्धांत दिया है इन्होंने, अल्फ्रेड वेबर औद्योगिक स्थान सिद्धांत और वाल्टर किस्ट्रालर केंद्रीय स्थान सिद्धांत प्रमुख हैं। इन विद्वानों ने अपने सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों के स्थानिक वितरण को समझाने के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों के 2 उदाहरण दीजिए और वे कैसे भिन्न हैं। तो प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण में कृषि और खनन शामिल है। कृषि में भूमि का उपयोग करके फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किया जाता है, जो नवीकरणीय संसाधन है। खनन में पृथ्वी की सतह से गैर नवीकरणीय खनिज संसाधनों को निकाला जाता है। दोनों प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं, लेकिन उनके स्रोत और प्रक्रिया अलग अलग हैं। यानी खनन अलग तरीके से किया जाता है, पशुपालन खेती अलग तरीके से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना द्वितीयक आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति की व्याख्या करें। तो द्वितीयक आर्थिक गतिविधि में कच्चे माल को अधिक मूल्यवान तैयार उत्पादनों में बदलना शामिल है। इसमें विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण कार्य शामिल है। उदाहरण के लिए कपास को कपड़ा बनाना या लौह अयस्क से इस्पात बनाना। यह क्षेत्र औद्योगिक विकास और शहरीकरण को बढ़ावा देता है और किसी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द्वितीयक क्षेत्र उद्योग आते हैं इसमें। तृतीयक आर्थिक गतिविधियों के 2 उदाहरण दीजिए और उनके महत्व को समझाइए। तो तृतीयक आर्थिक गतिविधियों के उदाहरणों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। ये गतिविधियां सीधे तौर पर कोई उत्पाद नहीं बनाती, बल्कि अन्य क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करती हैं। शिक्षा मानव पूंजी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि स्वास्थ्य सेवाएं एक स्वस्थ और उत्पादक कार्यबल सुनिश्चित करती है। ये सेवाएं आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार है। अगला क्वेश्चन अपना चतुर्थक और पंचम आर्थिक गतिविधियों का संक्षेप में वर्णन करें। तो चतुर्थक गतिविधियां सूचना आधारित सेवाएं हैं, जैसे अनुसंधान और विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाएं। पंचम गतिविधियां उच्च स्तरीय निर्णय लेने और नीति निर्माण से संबंधित हैं, जैसे सरकारी अधिकारी और वैज्ञानिक। ये दोनों क्षेत्र अत्यधिक विशिष्ट हैं और ज्ञान आधारित होते हैं और विकसित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण है। अपना अगला क्वेश्चन है आर्थिक भूगोल में स्थानिक विश्लेषण का क्या महत्व है। तो स्थानिक विश्लेषण आर्थिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो यह समझने में मदद करता है कि आर्थिक घटनाएं जैसे कि उद्योग, कृषि पृथ्वी की सतह पर कैसे वितरित हैं। यह पैटर्न, क्लस्टरिंग और असमान वितरण का अध्ययन करता है। इस विश्लेषण से क्षेत्रीय विषमताओं के कारणों को पता चलता है और प्रभावी नीतियों को बनाने में मदद मिलती है।
आर्थिक गतिविधियों पर भौगोलिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है? भौगोलिक कारक जैसे कि जलवायु, स्थलाकृति, मृदा और जल संसाधनों की उपलब्धता आर्थिक गतिविधियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त वर्षा कृषि को प्रोत्साहित करती है। यानी कि भौगोलिक कारक हैं जैसे कि जलवायु हुई, स्थलाकृति हुई, मिट्टी हुई, जल हुआ। अगर ये उपजाऊ होगी, मिट्टी उपजाऊ होगी, पानी रहेगा पर्याप्त, तो कृषि अच्छी होगी। जबकि खनिज संसाधनों से भरपूर क्षेत्र खनन को बढ़ावा देता है। ये कारक यह निर्धारित करते हैं कि कहाँ कौन सी आर्थिक गतिविधि सबसे अधिक लाभदायक होगी। परिवहन भूगोल आर्थिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? तो परिवहन भूगोल महत्वपूर्ण है क्योंकि परिवहन नेटवर्क आर्थिक विकास की जीवन रेखा है। यह कच्चे माल को कारखानों तक और तैयार उत्पादों को बाजारों तक ले जाने में मदद करता है। कुशल परिवहन प्रणाली क्षेत्रीय एकीकरण, व्यापार विस्तार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। यह विभिन्न क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी और इंटरडिपेंडेंस को भी प्रभावित करती है। यानी कच्चा माल उद्योगों तक, उद्योगों से तैयार माल बाजारों तक, ये बीच की कड़ी है। इसके बिना सामान घर ही धरा रह जाएगा, आर्थिक लाभ कुछ भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन अपना, आर्थिक भूगोल में क्षेत्रीय विकास की अवधारणा का क्या अर्थ है? तो क्षेत्रीय विकास की अवधारणा का अर्थ है कि किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों, संसाधनों और बुनियादी ढांचे का विकास। आर्थिक भूगोल क्षेत्रीय असमानताओं का अध्ययन कराता है और यह जानने का प्रयास करता है कि कुछ क्षेत्र क्यों विकसित होते हैं और अन्य पिछड़े रह जाते हैं। इसका उद्देश्य संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन अपना, पर्यावरण और आर्थिक भूगोल के बीच क्या संबंध है? तो आर्थिक भूगोल पर्यावरण और मानवीय गतिविधियों के बीच के संबंधों का विश्लेषण करता है। यह इस बात का अध्ययन कराता है कि मानव अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का कैसे उपयोग करता है। इस उपयोग का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह सतत विकास और संरक्षण की अवधारणा को समझने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन अपना, आर्थिक भूगोल में स्थान और अवस्थिति के बीच का क्या अंतर है? तो स्थान किसी विशिष्ट बिंदु का सटीक भौगोलिक निर्देशांक है, यह निरपेक्ष होता है, जबकि अवस्थिति किसी स्थान या उसके आसपास के अन्य स्थानों से संबंध है, यह सापेक्ष होती है। उदाहरण के लिए एक शहर का स्थान उसके अक्षांश और देशांतर द्वारा निर्धारित होता है, जबकि उसकी अवस्थिति यह बताती है कि वह नदी के किनारे है, राजमार्ग के किनारे है या अन्य प्रमुख संबंध में कहाँ स्थित है। क्या वैश्वीकरण ने आर्थिक भूगोल के अध्ययन को बदल दिया है? तो हाँ, वैश्वीकरण ने आर्थिक भूगोल के अध्ययन को बहुत प्रभावित किया है। अब आर्थिक भूगोल केवल स्थानीय या क्षेत्रीय पैटर्नों का अध्ययन नहीं कराता, बल्कि यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, बहुराष्ट्रीय निगमों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवाह का भी विश्लेषण करता है। इसने आर्थिक गतिविधियों की स्थानिक जटिलताओं को बढ़ावा दिया है, जिससे वैश्विक अंतर्निर्भरता का अध्ययन करना आवश्यक हो गया है। कृषि भूगोल का आर्थिक भूगोल में क्या महत्व है? तो कृषि भूगोल आर्थिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है, जो कृषि उत्पादन के स्थानिक वितरण, कृषि विधि और फसलों के पैटर्न का अध्ययन करता है। यह इस बात का विश्लेषण करता है कि भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक कारक कृषि गतिविधियों को कैसे प्रभावित करते हैं। यह खाद्य सुरक्षा, भूमि उपयोग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। औद्योगिक भूगोल क्या है? यह आर्थिक विकास में कैसे योगदान देता है? तो आपको पता है भाई औद्योगिक भूगोल क्या है और इससे क्या आर्थिक लाभ होगा। तो औद्योगिक भूगोल विनिर्माण उद्योगों के स्थानिक वितरण
उनके स्थान को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन, कच्चे माल, श्रम, बाजार, परिवहन की उपलब्धता जैसे कारकों के आधार पर उद्योगों की स्थापना को समझाता है। यह आर्थिक विकास में योगदान देता है क्योंकि यह औद्योगिक विकास के लिए नीतियों को बनाने में मदद करता है। आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण उनके उत्पादन की प्रकृति और उपयोग किए गए संसाधनों के आधार पर किया जाता है। प्राथमिक गतिविधियां सीधे प्रकृति से जुड़ी होती हैं, जैसे कृषि हुई, खनन हुआ, लेकिन द्वितीयक गतिविधियां विनिर्माण से संबंधित होती हैं और तृतीयक गतिविधियां सेवाओं से संबंधित होते हैं और चतुर्थक व पंचम गतिविधियां ज्ञान आधारित और निर्णय लेने वाली गतिविधियों से जुड़ी हुई होती हैं। आर्थिक भूगोल में आर्थिक परिदृश्य का क्या अर्थ है? तो आर्थिक परिदृश्य का अर्थ है कि किसी क्षेत्र में मौजूद आर्थिक गतिविधियों और उनके भौगोलिक पैटर्न का समग्र स्वरूप। इसमें कृषि क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, व्यापार केंद्र, परिवहन नेटवर्क और शहरी क्षेत्र शामिल होती हैं। आर्थिक भूगोलविद इस परिदृश्य का अध्ययन करते हैं ताकि आर्थिक गतिविधियों के स्थानिक संगठन और उनके विकास को समझा जा सके। आर्थिक गतिविधियों पर राजनीतिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो राजनीतिक कारक जैसे सरकारी नीतियाँ हो गई, व्यापार समझौते हो गए और कर प्रणाली आर्थिक गतिविधियों को गहराई से प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र जैसे कि सेज की स्थापना, सरकारी सब्सिडी या व्यापार प्रतिबंध किसी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना या उसे हतोत्साहित कर सकते हैं। राजनीतिक स्थिरता भी निवेश और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि राजनीतिक क्षेत्र सरकारी नीतियाँ बना सकता है, समझौते कर सकता है, प्रोत्साहित कर सकता है, हतोत्साहित कर सकता है, सब्सिडी दे सकता है ना। प्रभावित तो करता है राजनीतिक भूगोल। अगला क्वेश्चन है अपना, आर्थिक भूगोल में व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या है? तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि आर्थिक गतिविधियां केवल तर्कसंगत आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं होती हैं, बल्कि मानव के निर्णय लेने की प्रक्रिया, धारणा और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से भी प्रभावित होती हैं। यह दृष्टिकोण आर्थिक पैटर्न को समझने के लिए व्यक्तिगत और समूह के व्यापार का विश्लेषण करता है। व्यवहार का, जैसे कि उपभोक्ता किसी स्थान पर खरीदारी करने का निर्णय कैसे लेते हैं। ऐसे करके यूनिट 1 पर 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ताकि मैं जल्दी से क्लास लेके आऊँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना प्यार बनाए रखना। धन्यवाद। हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। अपन इस वीडियो में ज्योग्राफी 4th सेमेस्टर की यूनिट 2 पर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने यूनिट 1 पर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे। आप जितना प्यार देंगे उतनी जल्दी क्लास से जाएंगे। बाद में अपन 20-20 नंबर वाले क्वेश्चन भी देखेंगे हर यूनिट पर। 10 क्वेश्चन भी देखेंगे तो 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो पूरे सिलेबस का निचोड़ हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और लास्ट में बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। अब मैं माइक लगा रखा है मैंने क्लास में, मेरे को नहीं पता माइक अपना बीच में हट जाता है, जिसके कारण वो इसमें कर ऐसी आवाज़ आने लग जाती है। न लगाएं तो वैसे डिस्टर्ब होते हैं अपन, वैसे नॉइज आती है। तो भगवान करे एकदम सही वॉइस आए, वरना पूरा टाइम ही ख़राब हो जाएगा। यूनिट 2 को पूरा करने के बाद में अगर मैं चेक किया और मेरे को ऐसा लगा कि भाई ख़राब निकल गई, पूरा टाइम ही ख़राब हो जाता है अपना। तो इसी उम्मीद के साथ
क्लास को स्टार्ट करने की। आपको आवाज़ सही आ रही होगी। बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। अपनी यूनिट 2 है संसाधनों की अवधारणा और वर्गीकरण। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, संसाधनों को परिभाषित करें और उनके महत्व को संक्षेप में समझाएं। तो संसाधन वे वस्तुएं या पदार्थ होते हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं। इनका महत्व इसलिए है क्योंकि यह आर्थिक विकास, जीवन की गुणवत्ता और मानव समाज में अस्तित्व के लिए आवश्यक है। संसाधनों में प्राकृतिक वस्तुएं जैसे खनिज, जल और वन, साथ ही मानव निर्मित वस्तुएं और मानव पूंजी भी शामिल है। संसाधन वही कि जिससे जीवन आसान हो जाए, जो जीवन जीने के लिए आवश्यक हो। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, नवनीकरणीय और गैर नवनीकरणीय संसाधनों के बीच क्या अंतर है। तो नवनीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः भर सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ये असीमित माने जाते हैं। गैर नवनीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जो पुनः बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम। इनका विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। यानी कि गैर नवीकरणीय वे पदार्थ जिनको तैयार होने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोयला एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन क्यों है। तो कोयला का महत्वपूर्ण स्थान बताना है संसाधन में। तो कोयला एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है क्योंकि यह विश्व में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। इसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन, औद्योगिक कार्यों जैसे कि इस्पात उद्योग और घरेलू ईंधन के रूप में होता है। इसकी प्रचुरता और कम लागत ने इसे औद्योगिक क्रांति का आधार बनाया है और आज भी यह ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब पेट्रोलियम का उपयोग बताना है अपन को। पेट्रोलियम के प्रमुख उपयोग क्या हैं। तो पेट्रोलियम एक बहुउपयोगी खनिज है। इसका मुख्य उपयोग परिवहन के लिए ईंधन, पेट्रोल, डीजल के रूप में होता है। इसके अलावा यह पेट्रोकेमिकल उद्योगों का आधार भी है, जहां इसमें प्लास्टिक, उर्वरक, सिंथेटिक कपड़े और अन्य कई उत्पाद बनाए जाते हैं। यह ऊर्जा और औद्योगिक विकास दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि ऊर्जा का स्रोत भी है और उद्योगों में भी काम आता है ये पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है अपना, ऊर्जा संकट से आप क्या समझते हैं और यह क्यों उत्पन्न होता है। तो ऊर्जा संकट से तात्पर्य ऊर्जा संसाधनों, विशेषकर गैर नवीकरणीय स्रोतों जैसे कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और मांग के बीच असंतुलन से है। यह संकट कई कारणों से उत्पन्न होता है, जैसे ऊर्जा की बढ़ती खपत, सीमित संसाधन, भू राजनीतिक अस्थिरता और ऊर्जा उत्पादन की उच्च लागत। यानी जो संसाधन कम है उन पर ही संकट आएगा, गैर नवीकरणीय संसाधन पर ही, क्योंकि दोबारा उत्पन्न होने में बहुत समय लगेगा उनको। अगला क्वेश्चन है अपना, ऊर्जा संकट को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो ऊर्जा संकट को कम करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जिनमें ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना, जैसे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा का प्रयोग और ऊर्जा दक्षता में सुधार जैसे कि कुशल उपकरणों का उपयोग शामिल है। ये उपाय आपूर्ति पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण को बचाने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, संसाधन संरक्षण की अवधारणा को समझाइए। तो संसाधन संरक्षण का अर्थ है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण और न्याय संगत उपयोग, ताकि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहें। इसमें संसाधनों की बर्बादी को रोकना, उनका पुनर्चक्रण करना और वैकल्पिक नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करना शामिल है। संरक्षण का उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन अपना, जल विद्युत संसाधन क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो जल विद्युत संसाधन वे संसाधन हैं जिनमें बहते जल की ऊर्जा को उपयोग करके बिजली पैदा की जाती है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत हैं। जल विद्युत परियोजनाएं न केवल बिजली पैदा करती हैं, बल्कि सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल आपूर्ति में भी सहायक होती हैं, जिससे बहुउद्देशीय
लाभ मिलते हैं। विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादक देशों के नाम बताएं। तो विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादक देशों में चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया शामिल हैं। चीन और भारत अपनी विशाल औद्योगिक और ऊर्जा ज़रूरतों के कारण सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया निर्यात में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। पेट्रोलियम के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो पेट्रोलियम के वितरण को भूवैज्ञानिक संरचना, भूगर्भीय प्रक्रियाएं जैसे कि तेल और गैस का निर्माण और प्लेट टेक्टोनिक्स जैसी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं प्रभावित करती हैं। पेट्रोलियम भंडार अक्सर मध्य पूर्व, रूस, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन भंडारों की खोज और निकासी के लिए तकनीक भी महत्वपूर्ण है। ऊर्जा सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? यानी कि ऊर्जा सुरक्षा क्या है? तो ऊर्जा सुरक्षा का अर्थ है देश के नागरिकों और अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय सस्ती ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करना। इसमें ऊर्जा के स्रोतों को विविधतापूर्ण बनाना, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित रखना और ऊर्जा के आयात पर निर्भरता को कम करना शामिल है। यह किसी भी देश की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जल विद्युत उत्पादन के लिए कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल होती हैं? तो जल विद्युत उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों में खड़ी ढाल वाली नदियां, ताकि पानी का वेग अधिक हो, पर्याप्त और निरंतर जल प्रवाह और उपयुक्त स्थलाकृति जैसे घाटी हो या गोर्ज हो शामिल हैं, जहाँ बांध का निर्माण आसानी से हो सके। हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट भारत में इसके अच्छे उदाहरण हैं। संसाधनों के संरक्षण के लिए 3 प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? तो संसाधन संरक्षण के लिए 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। पुनर्चक्रण, उपयोग की गई वस्तुओं को नए उत्पाद में बदलना। पुनः उपयोग, वस्तुओं को दोबारा उपयोग करना ताकि बर्बादी कम करना। उपभोग को कम करके संसाधनों की मांग को घटाना। ये सिद्धांत संसाधनों की बर्बादी को कम करने और उन्हें बचाने में महत्वपूर्ण है। भारत में पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो भारत में पेट्रोलियम मुख्य रूप से असम, दिग्बोई, नहरकटिया, गुजरात में अंकलेश्वर और कलोल, मुंबई हाई जैसे कि अपतटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। हाल ही के वर्षों में कृष्णा गोदावरी बेसिन भी नए भंडार खोजे गए हैं। ऊर्जा संकट को संबोधित करने में परमाणु ऊर्जा की क्या भूमिका है? तो परमाणु ऊर्जा एक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत है जो बड़ी मात्रा में बिजली उत्पन्न कर सकता है। यह ऊर्जा के संकट को कम करने में मदद कर सकती है क्योंकि यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करती है। हालांकि इसके साथ ही सुरक्षा जोखिम और परमाणु कचरे के निपटान जैसी चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। कोयले के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें। तो कोयले के प्रमुख प्रकार में पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट है। पिट सबसे कम गुणवत्ता वाला और एंथ्रेसाइट उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है। गुणवत्ता के निर्धारण कार्बन की मात्रा के आधार पर किया जाता है। ऊष्मा उत्पादन क्षमता और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की गुणवत्ता का पता लगाया जाता है। पेट्रोलियम के निर्माण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाना है हमको। तो पेट्रोलियम का निर्माण लाखों वर्षों की भूगर्भीय प्रक्रिया से होता है। जब समुद्री जीव और पौधे मर जाते हैं तो वे समुद्र तल पर जमा हो जाते हैं। समय के साथ ये तल छत की परतों के नीचे दब जाते हैं। उच्च दबाव और तापमान के कारण ये जैविक पदार्थ हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें हम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के रूप में जानते हैं। जल विद्युत परियोजनाएं कैसे बहुउद्देशीय होती हैं? तो जल विद्युत परियोजनाएं अक्सर बहुउद्देशीय होती हैं क्योंकि ये
न केवल बिजली का उत्पादन करती हैं बल्कि ये कई लाभ प्रदान करती हैं। इनमें बांध के पीछे बने जलाशय से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना, नदियों में बाढ़ को नियंत्रित करना और मत्स्य पालन व पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोतों के बीच क्या अंतर है? तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है और वे सीमित हैं, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम। गैर पारंपरिक स्रोत वे हैं जो हाल ही में विकसित हुए हैं, नवीकरणीय हैं और पर्यावरण के अनुकूल हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। संसाधनों की अत्यधिक दोहन के क्या परिणाम हो सकते हैं? तो संसाधनों की अत्यधिक दोहन से कई नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, जैसे पर्यावरण का क्षरण, जैव विविधता का नुकसान, प्रदूषण में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन। इसके अलावा गैर नवीकरणीय संसाधनों के समाप्त होने से भविष्य में आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है, इसलिए सतत उपयोग आवश्यक है। भारत में जल विद्युत का क्या महत्व है? तो भारत में जल विद्युत का बहुत महत्व है, क्योंकि यह देश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने का एक स्वच्छ और नवीकरणीय तरीका है। हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ जल विद्युत उत्पादन के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करती हैं। यह ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन्हीं कई लाभ हैं, बिजली भी मिलेगी, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, सिंचाई भी हो जाएगी। संसाधन भू राजनीति से आप क्या समझती हैं? तो संसाधन भू राजनीति का अर्थ है संसाधनों की नियंत्रण, वितरण और उपयोग के कारण देशों के बीच उत्पन्न होने वाले राजनीतिक और सैन्य संबंध। उदाहरण के लिए पेट्रोलियम जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों पर नियंत्रण के लिए कई बार संघर्ष होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है। यानी कि पेट्रोलियम पर किसका होगा? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के लाभ क्या हैं? तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों ही स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोत हैं। सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में परिवर्तित करती है, जबकि पवन ऊर्जा हवा की गति का उपयोग करती है। इनके उपयोग से कार्बन उत्सर्जन कम होता है और ये ऊर्जा संकट से निपटने में मदद करती हैं। इनकी लागत में लगातार कमी आ रही है, जिससे ये अधिक सुलभ हो रही हैं। यानी कि इनके जो आर्थिक लागत लगती है, इनमें पैसे लगते हैं, वो धीरे धीरे कम ही होती जा रही हैं। अच्छे संसाधनों के उपयोग से सस्ता काम हो रहा है। ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग से जुड़ी हुई प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? तो गैर नवीकरणीय स्रोतों में उपयोग से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों में उनका सीमित भंडार, उच्च प्रदूषण जैसे कि जीवाश्म ईंधन जलाने से वायु प्रदूषण होता है, और भू राजनीतिक संघर्ष शामिल है। इसके अलावा इन स्रोतों के खनन और निष्करण से पर्यावरण को नुकसान होता है और जलवायु परिवर्तन में भी योगदान देते हैं, यानी जलवायु को भी नुकसान पहुंचाते हैं। सतत विकास में संसाधन संरक्षण की भूमिका को समझाएं। तो सतत विकास का लक्ष्य वर्तमान पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करना है, बिना भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता किए। संसाधन संरक्षण इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि संसाधन का उपयोग इस तरह से हो कि वे दीर्घकालीन रूप से उपलब्ध रहें और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएं। एक तरीके से मैंने रीडिंग लगाई है। बहुत से स्टूडेंट कह भी देते हैं कि भैया आप तो केवल रीडिंग लगाते हो, समझाते नहीं हो। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं खुद ही स्टडी करता हूँ, आपके लिए अलग से टाइम निकाल के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ। समझाने में तो जब मैं ये इतना वीडियो एडिटिंग, एसईओ में, कंटेंट तैयार करने में, पीडीएफ देने में इतना टाइम खर्च कर सकता हूँ, तो आपको अच्छा समझा भी सकता हूँ। पिछली बार जब मैंने नए शुरुआत किया था यूट्यूब चैनल की, तो अच्छे से समझाया था, हालांकि इतना नहीं समझाया था, वो तो अपना शुरुआती समय था। लेकिन अब समय का अभाव है, भविष्य में जब अपन को समय मिलेगा तो अच्छे से समझाऊंगा मैं। कहीं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल के ही रफा दफा कर देते हैं मामले को।
उनके पास भी समय नहीं होता, समय हमारे पास भी नहीं है। बस वो इतना है कि हर सब्जेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल देते हैं, और मैं एक ही सब्जेक्ट पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर कराने लग जाता हूँ, है ना। मेरे को ये नहीं लगता, मेरे को ऐसा नहीं करना कि भाई सबको खुश करना है, मैं जिसको खुश कर दूँ एक सब्जेक्ट को पढ़ाने लग जाऊँ, उसमें कोई कमी ना छोड़ूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कि भाई कैसा लगा ये वीडियो। आपका कमेंट देखता रहता हूँ मैं और रिप्लाई दूंगा आपको। अपना प्यार बनाए रखना। धन्यवाद। हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। पिछले 2 वीडियो में जियोग्राफी 4th सेमेस्टर के लिए यूनिट 1 और 2 को डिस्कस कर लिया था अपन ने। हर यूनिट पर 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। अब तक हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए। आज 25 देखेंगे और अगले वीडियो में 25 देखेंगे। ऐसे करके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएंगे। डिपेंड इस पे करता है कि आप जितना प्यार देंगे उस हिसाब से मैं कंटेंट और लाऊंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके पास। 20-20 मार्क्स वाली क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बिना समय गंवाए क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं अपन। यूनिट 3 है अपना, विश्व के प्रमुख फसल क्षेत्र और उद्योग। विश्व में बात करेंगे अपन। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, चावल विश्व का एक प्रमुख फसल क्षेत्र क्यों है? तो चावल विश्व की आधी से अधिक आबादी का मुख्य भोजन है। इसके लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ जैसे कि गर्म और आर्द्र जलवायु और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी एशिया के कई हिस्सों में उपलब्ध है। इसकी खेती गहन श्रम पर निर्भर करती है, जो इन क्षेत्रों की सघन आबादी द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी कि चावल के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, पर्याप्त जल है, इसके कारण चावल की खेती अधिक की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, गेहूं उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या हैं? तो गेहूं एक शीतोष्ण जलवायु की फसल है। इसके लिए बुआई के समय ठंडी और नम जलवायु और कटाई के समय गर्म और शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। इसे अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस और चीन जैसे देशों में इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन अपना, चाय के प्रमुख उत्पादक और निर्यातक क्षेत्र कौन से हैं? यानी निर्यात के क्षेत्र कौन कौन से हैं? चाय का उत्पादन मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, जहाँ पर्याप्त वर्षा होती है, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी होती है। भारत, चीन, श्रीलंका, केन्या इसके प्रमुख उत्पादक हैं। चीन सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि केन्या और श्रीलंका निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कपास की उत्पादन के लिए कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं? तो कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है, जिसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु, लंबी पाला रहित अवधि और काली या जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। पर्याप्त धूप, हल्की वर्षा इसके विकास के लिए अनुकूल होती है। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान इसके प्रमुख उत्पादक हैं। पशुपालन का क्या महत्व है और यह खाद्य सुरक्षा में कैसे योगदान देता है? तो पशुपालन एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है, जो दूध, मांस, अंडे और ऊन जैसे उत्पादन प्रदान करती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है। खाद्य सुरक्षा में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह प्रोटीन और पोषण का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ कृषि कठिन है। विश्व की प्रमुख औद्योगिक समस्याओं को उल्लेख करें। तो विश्व की प्रमुख औद्योगिक समस्याओं में पर्यावरण प्रदूषण जैसे कि वायु, जल, मृदा प्रदूषण, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, श्रम संबंधी मुद्दे जैसे कि कम मजदूरी, खराब कार्य परिस्थितियाँ और क्षेत्रीय असमानताएं शामिल हैं। वैश्वीकरण के दौरान प्रतिस्पर्धा और तकनीकी बदलाव में भी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ दी हैं।
लौह इस्पात उद्योग को मूल उद्योग क्यों कहा जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग को मूल उद्योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके उत्पाद अन्य सभी प्रमुख उत्पादों जैसे कि ऑटोमोबाइल, मशीनरी, निर्माण और रक्षा के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। इसकी मजबूती और बहुमुखी उपयोगिता इसे आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की नींव बनाती है। विश्व के प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तो विश्व के प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्रों में चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी शामिल है। चीन इस क्षेत्र में विश्व का अग्रणी उत्पादक है, जबकि जापान और जर्मनी अपनी उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात के लिए जाने जाते हैं। कपड़ा उद्योग के लिए विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो कपड़ा उद्योग के विकास को कई कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कच्चे माल जैसे कपास, रेशम की उपलब्धता, कुशल और सस्ता श्रम, जल और ऊर्जा की आपूर्ति और बाजार तक पहुंच। तकनीकी नवाचार और सरकारी नीतियां भी इस उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नींद आने लग गई है? नहीं, वैसे थोड़ा उबासी आने लग जाती है ना, सोना नहीं चाहता, बोरिंग सा लगने लगता है मेरे को भी। सूती कपड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो सूती कपड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्रों में भारत, मुंबई, अहमदाबाद, चीन, शंघाई, वुहान और संयुक्त राज्य अमेरिका, टेक्सास, जॉर्जिया शामिल हैं। इन क्षेत्रों में कच्चे माल, श्रम और अनुकूल जलवायु की उपलब्धता ने इस उद्योग के विकास को बढ़ावा दिया है। ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए कौन सी भौगोलिक परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण हैं? तो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए कच्चे माल जैसे कि लौह इस्पात, कुशल श्रम, उन्नत तकनीकी और विशाल बाजार तक पहुंच महत्वपूर्ण है। यह उद्योग अक्सर बड़े शहरी क्षेत्रों या औद्योगिक क्लस्टरों में स्थित होता है, जहां आपूर्ति श्रृंखला और परिवहन नेटवर्क सुलभ होती हैं। खाद्य सुरक्षा की अवधारणा को समझाएं। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक पहुँच हो, ताकि वे सक्रिय और स्वस्थ जीवन जी सकें। यह न केवल भोजन की उपलब्धता बल्कि उसकी पहुँच और उपयोगिता से भी संबंधित है। विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है और क्यों है? तो चीन विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसके बाद भारत का स्थान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन के पास विशाल कृषि योग्य भूमि है, अनुकूल मानसूनी जलवायु है और गहन श्रम का आधार है। यहाँ आधुनिक सिंचाई तकनीकी और उन्नत बीज भी उपयोग किए जाते हैं। लौह इस्पात उद्योग को ऊर्जा, कच्चे माल और बाजार के निकट क्यों स्थापित किया जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग को इन तीनों के निकट स्थापित किया जाता है क्योंकि यह एक भारी उद्योग है। कच्चे माल, लोहे, कोयला को ढोना महंगा होता है, इसलिए कारखाने उनके निकट स्थापित किए जाते हैं। तैयार उत्पाद भी जारी होती हैं, इसलिए उन्हें बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन नेटवर्क भी आवश्यक होता है। ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास आधुनिक अर्थव्यवस्था में क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कई अन्य उत्पादक जैसे कि इस्पात, रबर, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रोत्साहन देता है। यह बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर को पैदा करता है और परिवहन के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देता है। वैश्विक कपड़ा उद्योग में हाल ही के वर्षों में क्या बदलाव आए हैं? लगातार बोल दिया ना। हाल ही के वर्षों में वैश्विक कपड़ा उद्योग में उत्पादन विकसित देशों में विकासशील देशों, अरे वैसे दोबारा बोलने लगे यार, आप भी कहेंगे भैया क्या ही बोलने लगे आप। वैश्विक कपड़ा उद्योग में हाल ही के वर्षों में क्या बदलाव आए हैं? तो हाल ही के वर्षों में वैश्विक कपड़ा उद्योग में उत्पादन विकसित देशों से विकासशील देशों में स्थानांतरित हुआ है, जहां श्रम सस्ता है, फास्ट फैशन का उदय हुआ है
ऑनलाइन खुदरा बिक्री और तकनीकी नवाचार भी इस उद्योग के महत्वपूर्ण बदलाव हैं। पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी बढ़ रही हैं। चाय उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो चाय उत्पादन के लिए अम्लीय और अच्छी जल निकासी वाली लेटेराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। यह मिट्टी लोहे और एल्यूमीनियम ऑक्साइड से भरपूर होती है। इसमें ओमस की मात्रा कम होती है। यह पहाड़ी ढलानों पर पाई जाती है जहाँ पानी का जमाव नहीं होता, जो चाय के पौधे के लिए हानिकारक है। औद्योगिक समस्याओं में प्रदूषण की समस्या को कैसे कम किया जा सकता है? तो औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जिनमें स्वच्छ उत्पादन तकनीक को अपनाना, अपशिष्ट जल का उपचार करना, उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए फिल्टर लगाना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना, सख्त सरकारी नियम और सार्वजनिक जागरूकता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में सूती कपड़ा उद्योग का केंद्रीकरण क्यों हुआ है? तो भारत में सूती कपड़ा उद्योग का केंद्रीकरण मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर जैसे शहरों में हुआ है। इसका मुख्य कारण कच्चे कपास की उपलब्धता, नम जलवायु जो धागे को टूटने से बचाते हैं, बंदरगाहों की निकटता निर्यात के लिए, और सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण। पशुपालन के विभिन्न प्रकार क्या हैं? तो पशुपालन के विभिन्न प्रकारों में गहन पशुपालन, जैसे कि पशुओं को बाड़े में पाला जाता है, चलवासी पशुपालन, चरवाहों द्वारा पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, और वाणिज्यिक पशुपालन, बड़े पैमाने पर मांस, दूध और अंडे का उत्पादन शामिल है। प्रत्येक प्रकार भौगोलिक और आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के लिए कच्चे माल के अलावा कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं? तो कच्चे माल के अलावा लौह इस्पात उद्योग में स्थानीयकरण के लिए ऊर्जा, कोयला, परिवहन नेटवर्क, कुशल श्रमिक, बाजार और पानी की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। यानी कि ये कारक होंगे, वहीं लौह इस्पात उद्योग स्थापित करेंगे, क्योंकि ये कारक बहुत ज़रूरी हैं। हाल ही के वर्षों में बंदरगाहों के निकट भी कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं ताकि आयातित कच्चे माल का उपयोग किया जा सके। परिवहन और संचार का औद्योगिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कुशल परिवहन और संचार प्रणाली औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। परिवहन कच्चे माल को कारखानों तक और तैयार उत्पाद को बाजारों तक पहुंचाने में मदद करता है। यानी परिवहन के जरिए एक माल को दूसरी जगह पर अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। संचार नेटवर्क उद्योगों को वैश्विक स्तर पर जुड़े रहने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रबंधित करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे दक्षता बढ़ती है। विश्व में गेहूं के सबसे बड़े निर्यातक देश कौन से हैं? तो विश्व में सबसे बड़े निर्यातक देशों में रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। ये देश विशाल कृषि योग्य भूमि और अनुकूल जलवायु के कारण गेहूं का अधिशेष उत्पादन करते हैं, जिसे वे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात करते हैं। औद्योगिक विकास के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए हरित उद्योग क्या है, यानी कि ग्रीन इंडस्ट्री क्या है? तो हरित उद्योग एक अवधारणा है जिसमें उद्योगों को इस तरह से संचालित किया जाता है कि वे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। इसमें ऊर्जा दक्षता में सुधार, कम कार्बन उत्सर्जन, अपशिष्ट का प्रबंधन और पुनर्चक्रण और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग शामिल है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाना है। विश्व के प्रमुख फसल क्षेत्रों के निर्धारण में जलवायु की क्या भूमिका है? तो जलवायु विश्व के प्रमुख फसल क्षेत्रों के निर्धारण में एक निर्णायक भूमिका निभाती है। तापमान, वर्षा, धूप की अवधि जैसी जलवायु परिस्थितियाँ यह निर्धारित करती हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल सबसे अच्छी तरह से उग सकती है। उदाहरण के लिए चावल के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु, जबकि गेहूँ के लिए ठंडी जलवायु आवश्यक है। ऐसे करके अपन ने यूनिट 3 पर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। अगर क्लास आपको पसंद आई तो कमेंट में मेरे को बताना। धन्यवाद। हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ विराटी।
पिछले 3 वीडियो में अपन ने यूनिट 1, 2, 3 पर 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए थे। आज इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे यूनिट 4 पर। अपनी यूनिट 4 है परिवहन और विशेष आर्थिक क्षेत्र। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, अब फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं अपन। परिवहन के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें और वे कैसे भिन्न हैं। तो परिवहन के मुख्य प्रकारों में सड़क, रेल, जल और वायु परिवहन शामिल है। सड़क परिवहन छोटी दूरी के लिए लचीला होता है। रेल परिवहन लंबी दूरी तक भारी सामानों के लिए आदर्श है। जल परिवहन सबसे सस्ता होता है और वायु परिवहन सबसे तेज लेकिन सबसे महंगा होता है, जिसका उपयोग मूल्यवान वस्तुओं के लिए होता है। विश्व परिवहन के प्रमुख मार्ग क्या हैं? तो विश्व परिवहन के प्रमुख मार्गों में उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग यूरोप और उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है। स्वेज नहर मार्ग यूरोप और एशिया को जोड़ता है। पनामा नहर मार्ग अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। और ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग शामिल है। ये मार्ग वैश्विक व्यापार और कनेक्टिविटी जीवन रेखा है। विशेष आर्थिक क्षेत्र को परिभाषित करें। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक कानून लागू होते हैं जो देश के बाकी हिस्सों से अलग होते हैं। इन क्षेत्रों में कर रियायतें, सरल प्रशासनिक प्रक्रियाएं और बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाता है ताकि निर्यात को बढ़ाया जा सके। सेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना, निर्यात को बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। ये क्षेत्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश को बढ़त दिलाते हैं और अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। परिवहन में तकनीकी और नवीनतम विकास क्या है? तो परिवहन में नवीनतम विकासों में इलेक्ट्रिक और सेल्फ ड्राइविंग वाहन, हाइपरलूप जैसी अति तेज रेल प्रणाली और लॉजिस्टिक्स को अनुकूलित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग शामिल है। ये प्रौद्योगिकियां परिवहन को अधिक कुशल, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बना रही हैं। यानी कि तकनीकी विकास हो रहा है परिवहन में। सड़क परिवहन के लाभ और हानियाँ बताने अपन को। तो सड़क परिवहन का मुख्य लाभ यह है कि यह डोर टू डोर सेवा प्रदान करता है और कम दूरी के लिए लचीला होता है। हालांकि इसकी हानियों में उच्च लागत, ईंधन का रखरखाव, यातायात की भीड़ और लंबी दूरी के लिए कम दक्षता शामिल है। रेल परिवहन के क्या लाभ हैं? तो रेल परिवहन लंबी दूरी तक भारी और बड़ी मात्रा में माल ढोने के लिए सबसे कुशल माध्यम है। यह सड़क परिवहन की तुलना में कम प्रदूषण फैलाता है और इसकी परिचालन लागत कम होती है। यह यात्रियों के लिए भी एक सुरक्षित और किफ़ायती विकल्प होता है। जल परिवहन के लाभ और हानियाँ बतानी है। तो जल परिवहन सबसे सस्ता और सबसे धीमा माध्यम है जिसका उपयोग भारी और थोक सामानों जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम के लिए किया जाता है। इसकी मुख्य हानि यह है कि ये केवल जल निकायों तक ही सीमित है। इसके अलावा बंदरगाहों पर लगने वाला समय और धीमी गति इसकी दक्षता को प्रभावित करता है। वायु परिवहन का उपयोग किन परिस्थितियों में सबसे उपयुक्त है? तो वायु परिवहन उन परिस्थितियों में सबसे उपयुक्त है जहां गति सर्वोपरि है। इसका उपयोग उच्च मूल्यवान वाली नाशवान वस्तुएं जैसे कि फूल, दवाएं और तत्काल दस्तावेजों के लिए होता है। यह लंबी दूरी तक और दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए भी आदर्श हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का परिवहन पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो वर्ल्ड वाइड वेब ने परिवहन
पर अप्रत्यक्ष लेकिन गहरा प्रभाव डाला है। ई कॉमर्स के उदय ने कुरियर और लॉजिस्टिक्स सेवाओं की मांग को बढ़ाया है। इसके अलावा जीपीएस और रियल टाइम ट्रैफिक डेटा का उपयोग परिवहन प्रबंधन को अधिक कुशल बना रहा है, जिससे मार्गों का बेहतर नियोजन हो रहा है। भारत में सेज की क्या भूमिका है? तो भारत में सेज ने निर्यात को बढ़ावा देने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये क्षेत्र देश के औद्योगिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण है, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग और ग्रैंड ट्रैंक रूट क्यों कहा जाता है? यानी उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को ग्रैंड ट्रैंक रूट क्यों कहा जाता है? तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को ग्रैंड ट्रैंक रूट कहा जाता है क्योंकि यह दुनिया का सबसे व्यस्तम और महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यह मार्ग उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। यहाँ सबसे अधिक व्यापार होता है। पनामा नहर का महत्व क्या है? तो पनामा नहर का महत्व यह है कि यह अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़कर यात्रा की दूरी को काफ़ी कम कर देती है। इसने उत्तरी अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच और यूरोप व एशिया के बीच के समुद्री व्यापार को अधिक कुशल बना दिया है। परिवहन के विकास में उपग्रहों की क्या भूमिका है? यानी सैटेलाइट्स की क्या भूमिका है? तो उपग्रहों ने परिवहन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जीपीएस उपग्रहों का उपयोग करके मार्ग निर्देशन, वाहनों की निगरानी और बेड़े प्रबंधन को संभव बनाता है। यह नौवहन और विमानन के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिससे सुरक्षा और दक्षता में सुधार हुआ है। यानी जीपीएस से अपन कहीं भी पहुंच सकते हैं। पहुंच तो क्या सकते हैं, जीपीएस अपन को सही मार्ग देता है सैटेलाइट के माध्यम से। लॉजिस्टिक्स से आप क्या समझते हैं? तो लॉजिस्टिक्स का अर्थ है कि वस्तुओं, सेवाओं और सूचनाओं के प्रवाह का कुशल प्रबंधन, उनकी उत्पत्ति के स्थान से लेकर उपभोग के बिंदु तक। इसमें परिवहन, भंडारण, पैकेजिंग, इन्वेंट्री प्रबंध शामिल है। कुशल लॉजिस्टिक्स किसी व्यवसाय की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे का क्या महत्व है? ये बोलता हूँ तो मेरा भी आवाज़ लड़खड़ा जाती है। क्यों? लगातार बोलता हूँ ना, तब ऐसा हो जाता है। वैसे एक एक शब्द को बोले ना तो इतना नहीं होता है, गला सूख जाता है फिर। तो अपन धीरे धीरे बोलेंगे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे का क्या महत्व है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है, जो रूस के पश्चिमी भाग को पूर्वी भाग से जोड़ता है। इसका महत्व यह है कि यह साइबेरिया के विशाल संसाधनों को विकसित करता है और रूस को जापान और चीन जैसे देशों से जोड़ता है, जिससे व्यापार और सामरिक लाभ मिलता है। अगला क्वेश्चन अपना, पाइपलाइन परिवहन से क्या लाभ है? यानी पाइपलाइन परिवहन का क्या महत्व है? तो पाइपलाइन परिवहन का मुख्य लाभ यह है, यह तरल और गैसीय पदार्थों जैसे कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस की सबसे सस्ता और कुशल माध्यम है। यह मौसम से अप्रभावित रहता है। इसका रखरखाव तुलनात्मक रूप से कम होता है। यह एक सुरक्षित और सतत आपूर्ति सुनिश्चित करता है। भारत में सेज की सफलता में क्या चुनौतियां हैं? यानी कौन कौन सी समस्याएं आती हैं इनको सफलता प्राप्त करने के लिए? विकास की दृष्टि से कौन कौन सी नुकसान होता है इन सेज को? तो भारत में सेज की सफलता में कुछ चुनौतियां हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण की समस्याएं, नियामक बाधाएं, अपेक्षित विदेशी निवेश को आकर्षित करने में कठिनाई। इसके अलावा कुछ सेज अपेक्षित रोजगार सृजन करने में भी असफल रहे हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा मॉडर्न परिवहन की अवधारणा को समझाएं। तो अल्ट्रा मॉडर्न परिवहन से तात्पर्य परिवहन की उन प्रणालियों से है
जो अत्यधिक उन्नत तकनीकी का उपयोग करती हैं। हाइपरलूप, इलेक्ट्रिक और स्वचालित वाहन और ड्रोन, इनका उद्देश्य परिवहन को अधिक गतिमान, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और कुशल बनाना है। स्वेज नहर की क्या आर्थिक और रणनीतिक लाभ हैं? तो स्वेज नहर की आर्थिक लाभ यह है कि यह एशिया और यूरोप के बीच की समुद्री दूरी को काफ़ी कम करती है, जिससे परिवहन लागत और समय में बचत होती है। रणनीतिक रूप से यह एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जिस पर नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भू राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसका अधिकार है। क्या वैश्वीकरण ने परिवहन के महत्व को बढ़ा दिया है? तो हाँ, वैश्वीकरण ने परिवहन के महत्व को बहुत बढ़ा दिया है। आज की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की कुशल और तेज परिवहन आवश्यक है। वैश्वीकरण के कारण वस्तुएं, लोगों और सेवाओं की आवाजाही में वृद्धि हुई है, जिससे परिवहन नेटवर्क का विस्तार और विकास हुआ है। भारत में जल परिवहन की क्या संभावनाएं हैं? तो भारत में जल परिवहन की अपार संभावनाएं हैं, विशेषकर नदियों और नहरों के माध्यम से। अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग माल ढोने के लिए किया जा सकता है, जो सड़कें और रेल परिवहन पर बोझ को कम करता है और लागत को भी कम करेगा या घटाएगा। सरकार इस क्षेत्र में विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है, यानी इस क्षेत्र पर विकास कर रही है सरकार। सूचना प्रौद्योगिकी का परिवहन पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो सूचना प्रौद्योगिकी ने परिवहन को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया है। यह लॉजिस्टिक्स को अनुकूलित करने, मार्ग नियोजन को बेहतर बनाने और वाहनों की निगरानी करने में मदद करता है। ऑनलाइन बुकिंग और रियल टाइम ट्रैकिंग से परिवहन सेवाएं अधिक कुशल और उपयोगकर्ता तक अनुकूल बन गई हैं। अगला क्वेश्चन अपना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में परिवहन की क्या भूमिका है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए परिवहन आवश्यक है। यह एक देश से दूसरे देश तक वस्तुओं को ले जाने में सक्षम बनाता है। समुद्री और हवाई परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जीवन रेखाएं जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को जोड़ते हैं। कुशल परिवहन के बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार असंभव है। अगला क्वेश्चन अपना, परिवहन नेटवर्क का क्षेत्रीय विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परिवहन नेटवर्क का क्षेत्रीय विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक कुशल परिवहन प्रणाली क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ती है, जिससे आर्थिक गतिविधियां, व्यापार और निवेश बढ़ता है। यह दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे वहां का भी विकास होता है और क्षेत्रीय असमानताएं कम होती हैं। ऐसे करके अपन ने 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट के माध्यम से बताना मेरे को कैसा लगा आपको ये वीडियो। धन्यवाद।